ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था आप लोग से कि मणिकंदन की किताब थोड़ी मोटी है। वो असल में पिछले एक दिन में 5-6 लोगों ने मेरे से पूछा कि सर ये किताब इतनी मोटी है, ये क्या रेफ़र करना है नहीं करना है। आप एज ए रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो, बट आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपका जो नोट्स होगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा। हम लोगों को एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे। मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक टिक करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है। इसमें क्या है कि जो एग्ज़ाम है IFS का जो यूपीएससी लेती है, उसमें मेंस एग्जामिनेशन जो फॉरेस्ट का होता है वो सब्जेक्टिव पैटर्न में होता है। तो सब्जेक्टिव में आपको पता है थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है, टू द पॉइंट नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, उसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। तो इसलिए इस किताब की जो डिमांड है उस हिसाब से किताब बनी गई है। आपको इसको रेफ़र करना है, मतलब रेफरेंस बुक की तरह। तो फिर एक बार पढ़ोगे, उससे जो भी क्लास नोट्स वगैरह होगी उससे ऑगमेंट करोगे तो चीज़ें हो जाएगी। नहीं भी लोगे किताब, सिर्फ क्लास नोट्स से भी पढ़ोगे तो आपकी जो फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो आप लोगों को मैंने बोला था कि आज हम लोग शुरू करेंगे। मैं पेपर 2 का ही पूरा बेसिक आपको पहले कवर करके देता हूँ। पेपर 2 में जो बायो के पोर्शन है, सबसे पहले क्या है, साइंस। साइंस में खुद बायोलॉजी पढ़ना है आपको। सेकेंड, मतलब जो बायो के पार्ट से आते हैं या जिसमें थोड़ा बायो का टच है, कौन कौन से पार्ट हैं। दूसरा, एनवायरमेंट। 3-4 क्लास लगेंगे, उसके बाद सिलेबस याद हो जाएगा कि कौन से पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वो है एनवायरनमेंट। तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर। और चौथा जो है वो है फॉरेस्ट्री। देखिए, आप इन चारों सब्जेक्ट का जो सिलेबस देखेंगे, इसमें लगभग 20% कॉमन सिलेबस मिलेगा आपको। 20% सिलेबस कॉमन होगा। जैसे लास्ट ही आप फॉरेस्ट्री के जब सिलेबस उठा करके देखोगे, उसमें जो सेकंड वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो है फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। सॉइल वाला जो पार्ट है वो आपको इसके अलावा कहीं और मिलेगा। कहाँ? एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपको सॉइल मिलेगा, इसके अलावा और कहीं मिलेगा? इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें सॉइल मिलेगा। लास्ट ईयर 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे पूछे गए थे सॉइल से। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल की पोरोसिटी और उसकी डायमेंशन वगैरह। तो आपको थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट में भी पढ़ना है और थोड़ा सा उसको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कॉमन है। इसके अलावा आप अगर थर्ड सेक्शन में जाओगे तो इस पर लिखा हुआ है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ये एज इट इज आपको मिलेगा कहाँ पे? इन्वायरमेंट पे। आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे वहां पे, इससे थोड़ा सा कम पढ़ोगे बट बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, जो आप 2 तरीके से पढ़ते हो, स्वस्थाने बाह्य स्थाने। इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन जो होता है ना, किसी को अगर अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्व कर दिया गया तो उसको क्या कहा जाता है? इन सितु कंजर्वेशन। और या स्वस्थाने, अपने मूर्त जो स्थान होता है, मातृ स्थान होता है, उस पर अगर किसी को संरक्षित किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है इन सितु कंजर्वेशन। और जिसको अपने मूल निवास से बाहर अगर कंजर्व किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्स सितु कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। चीता लेकर के आए हम लोग कहाँ? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता ट्रांसलोकेट किया गया है। किस तरीके का कंजर्वेशन है? इन सितु कंजर्वेशन या एक्स सितु कंजर्वेशन? इन सितु कंजर्वेशन क्यों है सर, बताओ? क्योंकि वो रखा गया है नेशनल पार्क में, और नेशनल पार्क जो होता है वो इन सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होता है। बताइए सर, दोनों का डेफिनेशन एक बार देखिए, एक होता है इन सितु और एक होता है एक्स सितु। इसको कहा जाता है स्वस्थाने और इसको क्या कहा जाता है? बाह्य स्थाने। ठीक है सर, एक्स सितु। इन सितु मतलब इसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्व किया जाता है, और एक्स सितु नेचुरल हैबिटेट से बाहर, आउटसाइड। ठीक है, अब आप लेकर के आए हो एक नेशनल पार्क के अंदर में क्या? चीता, और इसको कंजर्व कर रहे हो, तो ये किस तरीके का कंजर्वेशन है? इन सितु एक्स सितु? देखिए, 2 तरीके के आंसर आ रहे हैं, 2 ही ऑप्शन थे, 50-50 आ रहे हैं। बताओ सर, पहले आप एक्स सितु बताओ, फिर ये इन सितु बताएंगे। मतलब कि ऐसे अगर हम चिड़ियाघर में लेके गए या फिर जो ट्रैवल जीन को उसको जीन बैंक पर जब वो करते
आप उसको अगर नेशनल पार्क लेके जाना तो उसको नेचुरल जो हैबिटेट को नहीं लेके जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो देखिए, आप जिस स्तर पे उत्तर बता रहे हैं ना सर, वो है पीएससी का उत्तर, और ये जो बताएंगे वो है ईसेफ का स्तर। बताओ सर। सर एक्सीटू मतलब सर मैं भी एक्सीटू ही बोल रहा था। वो इन सितु बोल रहे थे, आप एक्स सितु बोल रहे हो। हाँ सर, मैं इसका बोल रहा हूँ क्योंकि वो नामिबिया से आया है। अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर आकर के उसको कंजर्व किया जा रहा है। जो आप चीता लेकर के आए हो ना सर, वो उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो नामीबिया में है, ठीक है, और यहाँ जो लाया जा रहा है वो बाहर से लाया जा रहा है, ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो ये होगा एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है, आपने जो परिभाषा पकड़ी है सही पकड़ी है, लेकिन थोड़ा सा स्तर नीचे इन्होंने जो बताया वो थोड़ा सा विस्तार है, तो आपको इस विस्तार पर जाना है, समझ रहे हो। तो यही है इस एग्जाम का खेल, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, बस थोड़े से विस्तार पे आपको जाना है। एक्स सितु कंजर्वेशन होगा, क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट जो है ना वो अपने नेचुरल या प्राकृतिक आवास है उससे बाहर है। इसका प्राकृतिक आवास कहाँ है? नामीबिया। देखिए, हम चीता का संरक्षण कर रहे हैं, कौन सी चीता का? एशियाटिक चीता का? क्या नहीं, अफ्रीकन चीता का। अगर एशियाटिक चीता का कंजर्वेशन करना था, संरक्षण करना था, तो अपने को लाना था ईरान से। ईरान में बचे हैं ना, लेकिन वहाँ वो इधर रस्सी बांध के चीते को पट्टे में बांध के घुमा रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट, ये आपको इन्वायरमेंट में मिलेंगे। ठीक है, नेशनल पार्क का डेफिनेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या डेफिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे ये जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, इनकी परिभाषा कहाँ दी हुई है? परिभाषा 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इनको परिभाषित करता है और शक्तियां प्रदान करता है किसको? राज्य सरकार को, कि वो इन स्थानों को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, नेशनल पार्क या सेंचुरी के रूप में घोषित करें। ठीक है, ये आपको आएगा फॉरेस्ट लेजिस्लेशन वाले सेक्शन में, जो हम इसमें लास्ट में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी वाले में। ठीक है, और उसके बाद उसके लास्ट वाले टॉपिक में लेजिस्लेशन। खैर, मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि सिर्फ फॉरेस्ट्री में इतने कॉमन सब्जेक्ट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 20% कॉमन सब्जेक्ट जो है ना उसको साथ में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलना कि सर इन्वायरमेंट यहाँ तो पढ़ा दिए, उधर भी पढ़ाओगे क्या? नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इन्वायरमेंट एकदम विस्तार से एक ही जगह पे पढ़ करके रखेंगे और वो कंप्लीट कर लेंगे। समय भी तो प्रीसियस है ना, वो बचाना है ना हम लोग को, तो उस तरीके से हम ये कवर करेंगे। खैर, मैंने आपको बोला था कि मैं फाउंडेशन या बेसिक क्लासेस शुरू करूंगा। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनके पढ़ने के लिए कुछ चाबी है, उस चाबी की शुरुआत करेंगे आज हम पढ़ना। आप चाहें तो उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको नहीं पता आप मेरे से पूछ सकते हो, गूगल कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना, बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो बायोलॉजी का है। एकदम सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ, जो पढ़ भी चुका है उसको भी रिविजन की जरूरत है, और जिसने नहीं पढ़ा उसको तो थोड़े मेहनत की जरूरत है। ठीक है, इस जगह पर आप ही के डिमांड पर मैं ये जो स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, ये बेसिक पे थोड़ा फोकस करके चलूंगा। तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। कहाँ से? बायोलॉजी। आपने अभी जो 4 पार्ट लिखे हुए देखे थे ना, वो किसके हिस्से हैं? बायोलॉजी के। ठीक है, बायोलॉजी के जो अप्लाइड वाले सेक्शन है वो है फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, है ना, और जो क्रूड बायोलॉजी वो तो पहले था ही। तो बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित जीवों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अब ये जीव क्या होते हैं? जीव की परिभाषा क्या होती है? जीव क्या होता है? मतलब वो तो जो कल मैंने बताया था। ठीक है, वेरी गुड। यही चाहिए मेरे को कि जो बेसिक चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ वो आपके अंदर इम्बाइब हो जाए, और उसको बाद में आप जब पढ़ो तो चीज़ें आसान लगने लगी। देखो, आप लोगों को ये भी लग रहा हो ना सर ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आपके पास बहुत बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना, आगे चल करके आप परेशान होने लगोगे। ठीक है, तो इसलिए हम अपना बेसिक पहले दुरुस्त करेंगे, और उसके बाद मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं सीधे सिल्वीकल्चर पढ़ाता आप लोगों को, लेकिन सिल्वीकल्चर में सेकंड वाले हिस्से में जब आप सिल्वीकल्चर के प्रैक्टिस पढ़ोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, अलैंगिक जनन के, आपको पता ही नहीं होगा अलैंगिक जनन क्या होता है, तो फिर वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? ठीक है, इसलिए बेसिक पे ध्यान देना। जो जीव हैं उनके कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था, पहला क्या? वृद्धि, ग्रोथ। समझाने की जरूरत नहीं है ग्रोथ क्या होता है।
क्या होती है ग्रोथ? ग्रोथ क्या होती है? वृद्धि क्या होती है? देखो अभी स्टार्टिंग वाले में तो थोड़ा पार्टिसिपेटरी चलेगा ना, क्योंकि हम उस लेवल पे जाएंगे जहाँ ज़रूरत है। आप जल्दी जल्दी बताते जाओगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो क्लास बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, ठीक है। बताओ क्या होती है वृद्धि? क्या होती है? बढ़ना, आकार में बढ़ना, साइज का जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा वृद्धि। लेकिन वृद्धि के भी प्रकार होते हैं। एक होता है डिटर्मिनेट, फिक्स, ठीक है, एक होता है इनडिटर्मिनेट, ठीक। एक जो होता है वृद्धि जो एक निश्चित तरीके की वृद्धि होती है, एक होती है अनिश्चित वृद्धि। आपको पादपों और जंतुओं में अलग अलग तरीके की वृद्धि मिलती है। एक जगह निश्चित या डिटर्मिनेट वृद्धि होती है और एक जगह अनिश्चित वृद्धि होती है, ठीक है। किनके अंदर अनिश्चित वृद्धि मिलेगी? इनडिटर्मिनेट, पूरे जीवन भर वो बढ़ते रहते हैं। प्लांट्स जो हैं वो पूरे जीवन भर उनकी जो आकार है वो बढ़ती जाती है, लेकिन जंतुओं के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप लोग पिछले 1-2 साल से नहीं बढ़ रहे हो, मतलब हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाइट नहीं बढ़ रही है ना किसी की, कि बढ़ रही है कुछ दिनों बाद छत में, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन पौधों के साथ क्या होता है कि उनकी पूरी जीवन पर्यंत हाइट बढ़ती जा रही होती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती है? बढ़ती है, फिर मौसम के कारण थोड़े टूटते गिरते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर टूटते गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना रीजनरेशन की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और भी बहुत सारे रीज़न है, बट इतना आप समझ के रखो। दूसरा जो है वो क्या है? प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? किसी जीव के द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन होता है। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे जीव, उसको आप क्या बोलते हो? प्रजनन। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको कहा जाता है लैंगिक जनन, और इसको कहा जाता है अलैंगिक जनन। देखिए ये हिस्सा आप बायोलॉजी में और विस्तार से पढ़ोगे। हमारे जितने काम का है, जितना बेस हम लोग को यहाँ पर चाहिए, उतना ही हम अभी पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को कोई परिभाषित कर सकता है आप लोगों में से? क्या होता है लैंगिक जनन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है लैंगिक जनन की? इसमें दो पार्टनर या 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, और दोनों सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे, समान होंगे, भिन्न होंगे? भिन्न होंगे। एक होगा नर और एक होगी मादा, एक मेल और एक फीमेल, और इनके द्वारा कुछ युग्मकों का निर्माण किया जाएगा, कुछ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। दे फॉर्म गैमेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। और ये जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, अर्धसूत्री होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। और इसको आप प्योर भी कह सकते हो, ठीक है। शुद्ध होते हैं। शुद्ध इसलिए क्योंकि उसमें जीन की संख्या 1 होती है, और इम्प्योर डिप्लॉइड, ठीक है, 2 होते हैं। ये आगे चल करके जेनेटिक्स में भी काम आ रहा होगा आपके। बस इतना याद रखना। लैंगिक जनन, इनमें किन चीजों का निर्माण होता है? युग्मक या गैमीट का, ठीक है। और आगे चल करके ये जो गैमेट हैं, फीमेल और मेल, ये दोनों सिंबल आपको पता है ना? ये ऊपर वाला फीमेल के लिए यूज होता है और नीचे वाला मेल के लिए यूज होता है। अगर नहीं पता, जो भी चीज़ ना अपने कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में ये सारी चीज़ें आगे चल करके बहुत हेल्प कर रही होंगी। ये जो मेल और फीमेल हैं, ये आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट, जिसको आप बोलते हो हिंदी में युग्मनज, ठीक है। और ये होते हैं डिप्लॉइड। हमेशा जो डिप्लॉइड होता है उसको 2n के फॉर्म में लिखा जाता है, और जो हैप्लॉइड होता है उसको n के फॉर्म में लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना।
ठीक है। आगे जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि इनके इस तरीके के होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आप को, मतलब यहाँ जो जीन्स हैं वो आसानी से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और जो डिप्लॉइड हैं उनको, उनमें से जो अपने आप को अभिव्यक्त कर लेते हैं किस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब विभिन्न होंगे, भिन्न होंगे, भिन्नता की स्थिति में अगर अपने आप को वो परिलक्षित कर लेते हैं तो उसको आप बोलते हो डोमिनेंट, अदरवाइज रिसेसिव। ठीक है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये एकदम विस्तार से अपन समझेंगे बहुत आसान तरीके से जब जेनेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अभी इतना समझ में आया? ठीक। ये हो गया किस तरीके का प्रजनन, लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? सेम जो जनक होते हैं या पेरेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 2 या 1? 1। वेरी गुड। तो सिंगल पेरेंट होगा और इसके बॉडी वाले सेल से, बॉडी वाले सेल को आप क्या बोलते हो? कायिक कोशिका जो होती है उसको आप क्या बोलते हो? वेजिटेटिव सेल। ठीक है। कायिक कोशिका, इनको आप क्या बोलते हो? वेजिटेटिव सेल या वानस्पतिक कोशिका भी आप कहते हो, है ना। तो ये बॉडी सेल या वेजिटेटिव सेल है, इनसे अगर नए जीव की उत्पत्ति हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ध्यान रखना। ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो। अलैंगिक जनन में एक ही जनक नई पीढ़ी का निर्माण करता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस नेक्स्ट जनरेशन। अभी सिर्फ समझने वाला काम करना है अपने को। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, एक पौधा है जिसके अंदर जो फूल लगते हैं वो 10 ग्राम के होते हैं, फल लगते हैं वो 20 ग्राम के होते हैं। ठीक है। इसके बीज से अगर मैं पौधे बना रहा हूं तो उनके फूल और फल का जो साइज होगा, मतलब जो भार होगा, वो सेम होगा, भिन्न होगा? सेम होगा, भिन्न होगा? भिन्न होगा, क्योंकि ये आएगा लैंगिक जनन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जो पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो सेक्सुअल पार्ट होते हैं प्लांट्स के। इस चीज को ध्यान रखना। ये जननांग हैं किसके? पादपों के। ठीक है। लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आप क्या बोलते हो? तना। तना को अगर मैं अलग अलग हिस्सों में काटूं और इससे 3 पौधे बनाऊं, 3 पौधे मैंने क्या किया? तना को अलग अलग गाड़ दिया जमीन के अंदर, इनसे 3 पौधे बने और इनके फूल बने। आप मेरे को ये बताओ, ये तीनों फूल जो होंगे वो समान होंगे या भिन्न होंगे? स्ट्रीम बंद कर दूं? अच्छा अच्छा, ठीक। बारिश बंद हो गई क्या? आज नेट में बड़ी समस्या है। ठीक है। ये क्या हो रहा है कि एक पौधे को लिया हम लोगों ने, 3 हिस्से में काटा, और तीनों से जो पौधे बन रहे हैं वो समान होंगे या अलग अलग होंगे? समान होंगे ना, उनके जो भी लक्षण होंगे समान। आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये जो 3 पौधे बने हैं ये इसके क्लोन हैं, है नहीं है? इनकी जो अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, वो सेम है नहीं है? जब सेम जेनेटिक्स होगी तो
सेम दिखाई देंगे कि नहीं? अरे सिंपल समझो, आपके शरीर से मैं एक कोशिका निकालता हूं और उसको मैं ग्रो करता हूं लैब के अंदर, उस कोशिका से जो नया व्यक्ति बनेगा वो आपके जैसा होगा, सेम या सिमिलर? सेम होगा एग्जैक्टली, क्योंकि उसके अंदर जो अनुवांशिक है आपसे बिल्कुल मैच करती हुई होगी। लेकिन आपके भाई बहन आपकी तरह दिखाई देते हैं क्या? सेम नहीं, ये लोग इधर से भाई बहन पैदा हो रहे हैं और यहाँ पे तो उसी कोशिका से। तो ये क्लोनिंग का ही तो एग्जांपल हो गया ना। इंटरेस्टिंग ये है कि जेनेटिक्स में इन सभी पौधों को एक माना जाता है, इकोलॉजी में अलग अलग होते हैं, भले ही न्यूमेरिकल फॉर्म में, लेकिन जेनेटिक्स में सेम है, क्योंकि सभी के जीन्स जो हैं वो समान होंगे। होंगे नहीं होंगे? ये चीज़ आपको आगे चल करके काम भी आएगा फॉरेस्ट्री में, ठीक है। जो आप फॉरेस्ट में अच्छे वैरायटी के जब फ्रूट्स वगैरह, या आपने देखा होगा वो कलम वाले जो आम होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, या आजकल जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उसमें उस तरीके के पौधे लगाए जाते हैं। देखा है आपने? नीचे जड़ भले ही अलग हो लेकिन ऊपर का जो हिस्सा होता है ना उसको सेम प्लांट का लगाया जाता है, ताकि आपके जो फसल होंगे वो यूनिफॉर्म हो। और आपको भी पता है कि अगर यूनिफॉर्म साइज है फ्रूट्स का तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे या खराब? अच्छे दाम, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आपको समझ में आ गया। ये वाला हिस्सा क्या है? लैंगिक, अलैंगिक, अलैंगिक। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? लैंगिक जनन, ठीक है। इनमें से लैंगिक में एक पेरेंट होगा या अलैंगिक में एक पेरेंट होगा? अलैंगिक जो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एक सिंगल जनक होगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर दो जनक होंगे, एक नर और एक मादा, मेल और फीमेल। ये चीज समझ में आई आपको? तो ये तो दो हिस्से हो गए। लेकिन क्या प्रजनन जीवन की एक अनिवार्य परिभाषा के तौर पर आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। कल हमने इसके बारे में बात किया था कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि प्रजनन नहीं कर सकते। कल हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड जेंडर के बारे में, या आप लोगों ने म्यूल, हिनी जो खच्चर होते हैं उनके बारे में सुना होगा। क्या वो प्रजनन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने लाइगर के बारे में सुना होगा, सुना है लाइगर? नेचुरली लाइगर जो है वो प्रजनन नहीं कर सकते। सुना है ना लाइगर? ये पिक्चर देखिए खाली, सुना है ना? लाइगर क्या होता है? टाइगर और लायन का जो हाइब्रिड होता है, जो आर्टिफिशियली कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइगर। आधे लोग लल लाइगर बोलते हैं, ठीक है। तो भाई लाइगर, खैर ये हो गया। अगले जो लक्षण हैं वो क्या है? कल बताया था ना मैंने आप लोग को, बताओ। क्या है? कॉन्शियसनेस बताया था, चेतना, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस तो क्या होता है कि बाहर से आप किसी तरीके से छेड़छाड़ करो तो वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आपने छुई का पौधा देखा होगा, मिमोसा प्यूडिका उसका वैज्ञानिक नाम है। उसको जब आप छूते हो तो वो अपने पत्ते बंद कर लेता है। आपने कुछ पौधों को देखा होगा जब वो खिलते हैं तो सूरज की तरफ देखते हैं, देखते हैं ना? नहीं देखते हैं तो उसको कहा जाता है क्या? सनफ्लावर नहीं खाया जाता, वो तो आप एग्जाम्पल बता रहे हो। उस तरीके को फोटोट्रॉफिक, अट्रैक्ट होना, ठीक है। कुछ पौधे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में खिलते हैं, कुछ जो पौधे होते हैं वो सिर्फ गर्मियों में खिलते हैं। ऐसा कैसे निश्चित होता है? क्योंकि दिन की जो अवधि होती है वो बड़ी होती है। कब? गर्मियों के मौसम में। जो डे लाइट का ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग होता है समर्स के अंदर, तो उसको आप बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और जब दिन छोटा होता है सर्दियों में उसको बोलते हो शॉर्ट डे प्लांट। और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है फोटो पीरियडिज्म। ACF 2020 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। फोटो पीरियडिज्म पे एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पढ़ेंगे विस्तार से आगे चल करके, अभी बस बेसिक ध्यान रखो। ये क्या है? कॉन्शियसनेस। मैं आपको पादपों के बारे में बता रहा हूँ, जंतुओं में तो होता ही नहीं होता है। आप एक पत्थर उठाओ, गली में जो घूम रहा है कालू, मारो उसको जोर से, आवाज़ निकालेगा विभिन्न तरीके के, होगा ना? ऐसा करना नहीं, ठीक है। अमानवीय काम अपने को नहीं करना है। हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जो जानवर जीव जंतु हमारे पर्यावरण, उनके प्रति थोड़ा कंपैशन भी जागृत करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अगला जो है वो है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। इसके बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी है। आप फिजियोलॉजी के कुछ हिस्से पढ़ोगे बायोलॉजी में, और इसमें प्लांट साइंसेस में भी, एग्रीकल्चर में भी, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके ये कॉन्सेप्ट। आप में से कोई मेटाबॉलिज्म डिफाइन कर सकता है? उपापचय क्या होता है परिभाषित कर सकता है?
देखो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करके आप बात करोगे तो हमारे जो सिलेबस है जल्दी मूव होता हुआ चलेगा। ये तो सिलेबस की बाहर की चीज़ें हैं, ये तो हम अभी नींव खोद रहे हैं। ऑनलाइन वाले आज जुड़े नहीं तो बोल रहे हैं सर सिलेबस देख कर क्या हो। अरे भाई मैं एग्ज़ाम दे रखा हूँ 2 बार, मेरे को पता है सिलेबस क्या है। इंटरनल नहीं सर, ये एक ना जैव रासायनिक क्रिया है, हमारे शरीर के अंदर हमेशा चल रहा होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पीछे हीटर चल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये बोर्ड बहुत गर्म हो रहा होता है, तो एक तरफ से ठंडा एक तरफ से गर्म, तो बॉडी उस हिसाब से एक्लेमेटाइज होने की कोशिश करती है। तो अंदर मेरे कुछ रासायनिक क्रिया चल रही होगी, तो उसको बोलते हैं जैव रासायनिक क्रिया। ठीक है, बायो केमिकल इवेंट या जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, और ये 2 तरीके से होता है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है इसके 2 हिस्से होते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म इसको क्या कहा जाता है, अपचय, और दूसरा उपचय, है ना, ध्यान रखना इस चीज को। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जब मैं बहुत साल पहले 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था, तब मैं बोलता था, ये याद कराना पड़ता था ना उनको, 2 नंबर की परिभाषा लिखनी होती थी। तो एना बना, एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, चीज़ें बन रही होती हैं, और कैटा टूटा, थोड़ा राइम कर रहा है ना ऐसा। तो आप लोग तो बस ये ध्यान रखना, एनाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें बन रही होती है शरीर के अंदर, और कैटाबॉलिज्म के अंदर शरीर के अंदर चीज़ें टूट रही होती है। फॉर्मेशन, बनना किसका, जैव रासायनिक पदार्थों का, और यहाँ पे ब्रेकडाउन, टूटना। किन चीजों का, जैव रासायनिक पदार्थों का। या बायो केमिकल सब्सटेंसेस। कुछ उदाहरण बताओ। अब तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म के एक उदाहरण बताओ, एक कैटाबॉलिज्म का उदाहरण बताओ मेरे को। क्या हार्मोन? सर वो तो जैव रासायनिक पदार्थ है, उनका बनना या टूटना, कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसा इवेंट जिनके अंदर कुछ ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रक्रिया का नाम बता दो सर। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। किसमें आप रखोगे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म? आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है, पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अपचय उपचय क्या है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट CnH2n के फॉर्म में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ोगे। जैसे कई लोग मुख्य परीक्षा लिखेंगे, तो मुख्य परीक्षा में जब आप इस तरीके का उत्तर लिखते हो ना, तो पहला लाइन ये होना चाहिए, इट इज अ बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच। इस तरीके से आप अगर आप आंसर शुरू करते हो तो लगता है हाँ विज्ञान सम्मत उत्तर है। ठीक है, विज्ञान में टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट। कल आप बोल रहे थे ना कि सर टर्मिनोलॉजी कैसे करेंगे, ऐसे धीरे धीरे सीख जाएंगे। आज आपको पता चल गया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। शरीर के अंदर जितनी जैव रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं उन सब का जो समावेश होता है उसका आप क्या बोलते हो, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में बटे हुए होते हैं, एक होता है मेटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर जो सिंपल सब्सटेंसेस है वो जुड़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं। उदाहरण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ये है एक एनाबॉलिक प्रोसेस। ध्यान रहेगा ये चीज, ये सीधे आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है ना, ये एक सिंपल सवाल होगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस का एक उदाहरण बता दो। प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा शरीर के अंदर क्या हो रहा है, श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है
ये क्या होता है? देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग चीज होती है, ध्यान रखना। जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये क्या है? ब्रीदिंग। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन, जो श्वसन है, ये क्या है? एक रासायनिक या जैव रासायनिक प्रोसेस है। ये कहाँ पर होता है? कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिकाओं या सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उस पर भी थोड़ा सा आएंगे हम लोग, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। उसके अंदर रेस्पिरेशन, श्वसन का काम हो रहा होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो बना है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ये टूट रहा होता है और क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा, एटीपी, एनर्जी। मतलब एनर्जी उत्पन्न होती है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड का प्रकार है, ठीक है। वो बाद में विस्तार में आपको बताऊंगा, बट अभी ध्यान रखना इसको। रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी ऊर्जा के विनिमय का माध्यम है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को। ये भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसकी भी डिटेल मैकेनिज्म होती है कि कैसे फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उस विस्तार पर नहीं जाना है, ठीक है। वो कोई बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एमएससी में तो उसके काम आएंगे, हमारे काम के नहीं है अभी, ठीक है। तो जितना है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, ये समझ में आया ना आपको? ये है मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान रखना, ये निर्जीव जो हैं बॉडीज़ हैं, निर्जीव बॉडी या नॉन लिविंग बॉडीज, उनके अंदर ये पाई जाएगी क्या? पत्थर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा क्या? नहीं। सिर्फ रासायनिक क्रियाएं हो सकती हैं तो हो सकती हैं, लेकिन जैव रासायनिक क्रिया तो सिर्फ जीवित जो वस्तु है या जीवित बॉडी है उसके अंदर हो रही होगी। लिविंग बॉडी के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी। इसीलिए ये एक परिभाषिक या डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका? जीवन का। ध्यान रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं? कठिन लग रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूं अपने स्तर पर चीज़ों को आसान करने की। अगर आप लोगों को कहीं कठिन लगता है, आप बाकी से पूछा करो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। जितना हम चर्चा करेंगे, जितना इसके बारे में सोचेंगे, उतना ये स्थिर होता जाएगा हमारे मस्तिष्क के अंदर और लंबे समय तक रहेगा। आप इसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल पूछ जाएंगे वो क्लियर कर लोगे, ठीक है। देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो देखो इसमें भी पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सिलेबस में सेल है ही नहीं, ठीक है। मतलब उसने विस्तार पे तो नहीं है, तो मैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ उतना ही बताऊँगा। थोड़ा सा आपके एग्रीकल्चर वाले हिस्से में कहीं पर आएगा, बट उतने विस्तार पर नहीं है। देखो क्या होगा, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे सेल के अंदर जा कर के, और उसमें से भी क्या क्या है वो हम बाद में विस्तार पे करेंगे। अभी एक जनरल ओवरव्यू। हर जो जीवित जीव है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? कोशिकाओं से, सेल से। सेल थ्योरी का पहला नियम, सेल थ्योरी मतलब कुछ नियम हैं स्लेडन एंड स्वान ने दिए हुए हैं। उसमें पहला नियम ये कहता है कि जीवन की जो आधारभूत इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। मतलब हर जो जीवित जीव है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो ये सेल है क्या? है क्या? क्या है सेल? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, मतलब किसी जीव की जो बॉडी है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। मैं आऊंगा कोशिका पे, लेकिन आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझो। आप एक कोशिकीय जीव हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या बहुकोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो। क्या पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने हुए हैं? मानते हो ये चीज? चलो इससे भी एक स्तर ऊपर जाते हैं। क्या पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बिना कोशिका के बने होते हैं? अकोशिकीय जीव। यस सर, वायरस। वेरी गुड सर, वायरस। वायरस जीव। खैर आप के पास ऑप्शन है कि आप वायरस को जीवित मानो ना मानो, वो एक संयोजी कड़ी है किसके बीच? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। वायरस जो होता है वो जब तक हवा में है तब तक निर्जीव है, और जब किसी जीवित बॉडी के अंदर आ जाता है, लिविंग बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो जीवित हो उठता है, अपने नंबर्स इंक्रीज करता है। हाल ही में वर्ष 2020
याद होगा आपको, एक वायरस था जो 2 गज तक जा रहा था, तो लोग कहते थे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सुना है ना आपने इसके बारे में, या भूल गए? बहुत सारे वेव आए थे, याद रखना चाहिए आपको। उस दौर में एग्जाम हुआ और वायरस ना आया, ऐसा हो नहीं सकता था, तो वायरस भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो उस समय वायरस के बारे में लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा था। आपको भी वायरस के बारे में पढ़ना है बहुत विस्तार से। क्यों विस्तार से पढ़ोगे? आप जिस सेवा में जाना चाहते हो ना, वायरस ही आपको परेशान करेगा। 3 डेट वाला वायरस नहीं, वास्तविक वाला वायरस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पादपों के अंदर बीमारियों का जो मुख्य कारण होता है वो होता है वायरस, ठीक है। आप लोगों ने टोबैको मोज़ाइक वायरस या TMV के बारे में सुना होगा, तो थोड़ा हम आगे चल करके वायरस के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। बट वायरस के आगे जो जीवन है उसमें पहला जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेलुलर, कोशिकीय। मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। सेलुलर मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर किससे बना हुआ होता है? कोशिका से। कुछ एग्जाम्पल भी इसमें लिखते जाते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त होता चले। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो जो सिर्फ एक कोशिका से जीव बना हुआ होता है? अमीबा, वेरी गुड। या बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे जो जीव हैं ये क्या हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है। ध्यान रखना, देखो अगर एग्जाम में सिंपल सवाल पूछना है ना तो ऐसे भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऐसे तरीके के, ठीक है। अगला जो है वो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहा जाता है ऊतक। क्या होता है ये ऊतक? क्या होती है? टिश्यू क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। कोशिकाओं का समूह जो एक निश्चित कार्य कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊतक, ठीक है। किन के अंदर पाया जाता है ऊतक स्तर का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? कायिक संरचना। कुछ जीवों के नाम आपको पता है जिनमें सिर्फ ऊतक होता है, अंग नहीं होते उनके अंदर? बताओ। केचुआ के सर अंदर होता है अंग वंग, थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है। आपने थोड़ा एडवांस लेवल पे चले गए, नीचे आओ। साइनोबैक्टीरिया सर नहीं, वो तो सेलुलर लेवल पे आप चल रहे हो। ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है। देखो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है कवक के अंदर। देखोगे, देखो क्या है ये? मतलब मैं ठीक ठाक चित्र बना लेता हूँ लेकिन अभी जल्दबाजी में ऐसा है। मशरूम जैसा दिख रहा है ना, ये मशरूम है। इसमें जड़, तना और पत्ती अलग अलग हिस्सों में आप बांट सकते हो क्या? नहीं। तो ये किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके की कायिक संरचना है इसकी? ऊतक के तौर पर। बहुत सारी कोशिकाएं तो होंगी इसके अंदर कि एक ही कोशिका है? बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो निश्चित कार्य कर रही हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ऊतक स्तर का जो कायिक संरचना, ठीक है। अगला जो होता है वो होता है ऑर्गन लेवल का। आप अभी जो बोल रहे थे ना, अर्थवॉर्म वगैरह या लोअर जो एनिमल्स हैं वो इस स्तर पर आते हैं, या मुख्यतः पादप आते हैं किस पे? ऑर्गन। उसमें एक हिस्सा शरीर का, एक अंग जो होता है, ये अंग स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप कोई सा भी एक पादप बना लो, भोजन बनाने का कार्य कौन करता है इसमें? क्या है ये? अंग है, अंग तंत्र है। पादप का, प्लांट का लीफ जो होता है वो उसका ऑर्गन होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है? ऑर्गन होता है, ये एक अंग है, ठीक है। वैसे ही जड़ एक अंग है जिसका एक निश्चित कार्य है। तो ये किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? ऑर्गन लेवल का, ठीक है। क्या इसके अंदर ऊतक स्तर का जो कायिक संरचना है वो पाया जाता है? टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नाम बता दो।
जाइलम और फ्लोएम, ये दो टिश्यू हैं, दो ऊतक हैं जो पादपों के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। क्या काम करते हैं? जो जाइलम होता है ये किस चीज का संवहन कर रहा होता है? जल और लवण का, वाटर एंड मिनरल्स। और जो फ्लोएम होता है ये किस चीज का संवहन कर रहा होता है? भोजन का, फूड का। ठीक है, तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू हैं प्लांट के अंदर में जो कि भोजन और जल लवण का संवहन कर रहे होते हैं। ये संवहनीय ऊतक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादपों के अंदर संवहनीय ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, क्या ह्यूमन के अंदर में कोई ऐसा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, संवहनीय ऊतक पाया जाता है? इंसानों के अंदर रक्त, ब्लड एक संवहनीय ऊतक है या तरल संवहनीय ऊतक है। ठीक है, वो भी ध्यान देना। खैर, चौथा जो होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। इस स्तर की कायिक संरचना या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किन के अंदर मिलेगी आपको? जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर। पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। सुना है ना आपने? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है और काम एक कर रहा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सांस लेने और छोड़ने का काम कर रहा होता है। करता नहीं करता है? हाँ भी बोल रहे हो, सो है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम सांस लेने और छोड़ने का काम नहीं करता। डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन के पाचन का काम करता है। ठीक है, और जो श्वसन तंत्र है वो किस चीज़ का काम करता है? सांस लेने और छोड़ने का, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन, वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, चेक कर रहा था मैं, सो तो नहीं गए आप लोग? ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। इसके बाद थोड़ा कोशिकाओं के बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें बनी किस चीज़ से होती हैं? कोशिकाओं से बनी होती हैं। कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, कोशिका जो होता है वो 2 तरीके का होता है। ठीक, एक, अच्छा ये जो 2 तरीके के होते हैं इनका आधार क्या होता है? आपने किसी ने सुना है क्या 2 तरीके की कोशिकाओं का नाम? बताओ बताओ मैडम। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या अंतर है दोनों के बीच में? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वेरी गुड। और राइबोसोम्स किसके अंदर होते हैं, किसके अंदर नहीं होते हैं? 70S होता है, एक में 80S होता है। ठीक है, चलो अंतर लिखने नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे भी कोशिका बहुत विस्तार पे होगा नहीं, तो बस आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए क्योंकि कुछ पोर्शन है जो इससे सॉल्व होंगे। देखो, कैरियन जो इसमें दिख रहा है ना आपके, लिख लेता हूँ मैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक। हिंदी में भी यही कहा जाता है ना? प्रो का मतलब क्या होता है? वो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला नहीं, प्रो ये प्रिमिटिव वाला होता है। प्रिमिटिव मतलब पुराना या प्रिमिटिव। यू का मतलब क्या होता है? नया, ट्रू या सच्चा। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, पुराना। यू का मतलब होता है नया, सच्चा, इस तरीके से। कैरियोटिक, ये जो शब्द आया है ये आया है कैरियन से, और ये कैरियन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस। तो मुख्य आधार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में क्या है? उनके केंद्रक में अंतर। और केंद्रक में क्या अंतर है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके अंदर, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब ज़्यादा विकसित या कम विकसित? तो इसको आप बोलोगे ये क्या होगा? अल्प विकसित होता है।
और ये जो होता है ये ज़्यादा विकसित होता है या पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। लेस डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड या कंप्लीटली डेवलप्ड, इस तरीके से आप कह सकते हो। सिर्फ यही एक अंतर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे अंतर है, ये आधार है, ध्यान रखना। अंतर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आपने बोला राइबोसोम, राइबोसोम से पहले कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं कोशिकांग जो होते हैं वो किन के अंदर उपस्थित होते हैं? यूकैरियोट के अंदर उपस्थित होते हैं। कुछ अंगों के नाम बताते जाओ और उनके कार्य बताते जाओ, अभी के लिए उतना पर्याप्त होगा। बताना, सबसे पहले आप लोगों ने राइबोसोम बोला, राइबोसोम चलो यहां भी होता है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में ना छोटा छोटा नाम लिख करके उसके कार्य लिखते चलना, ठीक है, ये आपके काम आएंगे। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है वो 70S तरीके का होता है। 70S जो है वो एक यूनिट है जिसको स्ट्रेटबर्ग यूनिट कहा जाता है, डेंसिटी नापते हैं इससे। और जो यूकैरियोटिक है इनके अंदर 80S तरीके का राइबोसोम मिलता है। इनके कार्य क्या हैं? राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस, ये है राइबोसोम के काम। इसके अलावा कुछ और अंगों के नाम बताते जाओ मेरे को। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करने का काम करता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल है। ये क्या करता है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी। और एनर्जी जो है वो किस प्रोसेस से बाहर आती है? श्वसन, रेस्पिरेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी आप विस्तार से पढ़ोगे आगे चल करके, अभी बस बेसिक, ठीक है। अगला जो है वो है प्लास्टिड। इसमें भी अलग अलग तरीके के प्लास्टिक होते हैं। कुछ होते हैं क्लोरोप्लास्ट, कुछ होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और कुछ होते हैं एमाइलो या ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस काम करते हैं, हरे रंग के होते हैं। इनके अंदर जो वर्णक पाया जाता है वो हरे रंग का होता है, जिसको आप बोलते हो क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट हरे के अलावा जो बाकी रंग के होते हैं ना, आपने देखा होगा कई पत्ते जो हरे के अलावा बाकी रंगों के भी होते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके के वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये भोजन के संचयन का काम करते हैं, भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं। ये सभी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखना कि ये कोशिकांग हैं, इनके कुछ निश्चित कार्य होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और बताओ कोई अंग कोशिका के अंदर? क्या बोला आप लोगों ने? हाँ, ESR जो होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब आप ब्लड रिपोर्ट नापते हो ना तो उसके अंदर हो रहा होता है वो ESR, ठीक है, वो अलग है सर। हाँ, क्या बोला आपने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके साथ गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी, जिसको प्लांट में डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, ये दोनों का काम क्या करता है? संश्लेषण। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम ये करता है सिंथेसिस का काम, संश्लेषण का काम। किसका? वसा का और प्रोटीन का। इसमें एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ, ठीक है। जो रफ होता है वो प्रोटीन का और स्मूथ जो होता है वो फैट का। गोल्गी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। यहाँ से जो भी चीज़ें संश्लेषित होती हैं उनको पैक करने का काम क्या करता है? गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बताओ, राइबोसोम मैंने पहले बताया। अच्छा, लाइजोसोम, लाइजोसोम ये कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एसिड्स या एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एसिड्स मतलब ऐसे अम्ल जो कोशिका को तोड़ देने का काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने
कोरोना वायरस के बारे में बात किया ना, कोरोना वायरस जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करता था, किस अंग को प्रभावित करता था? लंग्स को। लंग्स का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर जब ये वायरस चला जाता था तो कोशिका खुद को पहचान नहीं पाता था, और न पहचानने के कारण इस अंग को एक्टिवेट कर देता था। ये अंग फट जाएगा तो उस कोशिका का क्या होगा? उस कोशिका का क्या होगा? उस कोशिका की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो फट भी जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कोरोना में जो फेफड़े होते थे उनकी अंदर की सतह पतली हो जाती थी, बाहर जो फ्लूइड होता है, पेरीप्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, वो अंदर आ जाता था, जिसके कारण निमोनिया लाइक कंडीशन हो जाता था, फेफड़े काम करने बंद कर देते थे, तो उस व्यक्ति को वेंटिलेटर में लिटा करके आर्टिफिशियली सांस दिया जाता था। ये सारी जो कहानी है ये आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? शायद कई लोगों ने आपने कारण नहीं पता होगा, बट ये इसके कारण हुए करते थे। लाइजोसोम इसके पीछे का काम। ठीक है, अगला सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मैं इधर साइड में लिख लेता हूं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये काम करते हैं किस चीज़ की? प्रोटेक्शन के। तो इस तरीके के बहुत सारे कोशिकांग हैं जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, और ये वाले जो हिस्से हैं ये तो इधर भी मिलेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक के अंदर ये बेसिकली कोशिकांग नहीं है, ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बट ये वाला जो हिस्सा है ये उनके अलग अलग हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट अभी उस विस्तार पर नहीं जाना, बस आपको समझाने के लिए मैं 2 ही बताने वाला था, बट ये बहुत सारे हो गए। आज आप लोग क्लास जल्दी खत्म करनी पड़ेगी लग रहा है। पूरे ही अंदर हो गए क्या? चलेगा? ऑनलाइन वालों को तो कुछ नहीं देखने वाला। आप लोग को दिख रहा है ना बोर्ड? चलो, लाइट आई नहीं पिछले 1 घंटे में। खैर, देखो, ये जो अलग अलग कोशिकांग हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं, उन कार्य संबंधित चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना बताना था कि कोशिका के अंदर बहुत सारी और अंग हैं और उनका जो कार्य होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, एकदम सिंक्रोनी में काम कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कोशिकाओं में एक और अंतर होता है जिसको आप बोलते हो पादप और जंतु कोशिका, प्लांट और एनिमल। इनके बीच में एक ही डिफरेंस के बारे में बात करूंगा, बाकी और भी होते हैं, लेकिन एक ही प्रमुख जो अंतर है वो क्या है? इनके कोशिका भित्ति में। इनमें से एक में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एक में एब्सेंट होता है। आप लोग बता सकते हो क्या किस में होता है किस में नहीं होता? प्लांट्स में होता है सेल वॉल और वो बना हुआ होता है मुख्यतः सेलुलोज से, और एनिमल के अंदर ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट, कोशिका भित्ति, और यहां पर एब्सेंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको अलग अलग जीवों के बारे में, कोशिकाओं के बारे में बताया। अब इसको भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से यह एक सिंगल जो कोशिका है, एक सिंगल सेल है, उसे एक जीव का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जीव आपके अध्ययन की इकाई होगी जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनिज्म या जीव। कहाँ पर? ऑर्गेनिज्म या जीव आपके अध्ययन की इकाई होती है, कहाँ पर? वर्गीकी के अंदर या क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। सॉरी, वर्गीकी नहीं, ये पर्यावरण के अंदर आपके अध्ययन की इकाई होगी। पर्यावरण में जो अध्ययन की इकाई होती है, इकोलॉजी में जो स्टडी का यूनिट होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। बट वर्गीकी के अंदर होता है स्पीशीज, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म के अंदर में? जीव और प्रजाति, इसको कहा जाता है प्रजाति। जीव और प्रजाति, इनके बीच में क्या अंतर होता है?
स्पेसिस में सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनको आप एक स्पीशीज में रखते हो। और जीव क्या होता है? सब जीव क्या होता है? सर ऑल लिविंग थिंग्स। देखो अभी जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, वो एक जीव के बारे में पढ़ रहे थे और उनके समानता विभिन्नता या उनके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से जो उनकी क्या होती है बनावट या अपीयरेंस, उसको आप एक प्रजाति के अंदर लेकर के आते हो। तो आप एक टॉपिक डालोगे स्पीशीज या स्पीशीज कॉन्सेप्ट। सबसे पहले स्पीशीज लिखो। ये जो टर्म है ये दिया था जॉन रे ने। क्या दिया था? ये टर्म, शब्द सबसे पहले यूज किया था, जीनस से अलग करके जॉन रे ने स्पीशीज नाम का शब्द दिया था। और बाद में बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट नाम की एक कॉन्सेप्ट आई थी। जिसको हिंदी में कहा जाता है जैविक प्रजाति। आप हिंदी वाले लिख सकते हो जैविक प्रजाति। और ये दिया था अर्नस्ट मायर ने। लिख लेना, ये जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये अर्नस्ट मायर ने दिया था। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ब्रैकेट में एक जगह पे लिख लो। आप कंफ्यूज हो गए इससे। ये नाम याद आ रहा है? नॉर्मन मायर्स कौन है? ये तो पीएससी ने भी पूछा हुआ है ये सवाल, सीजीपीएससी ने। कौन है ये नॉर्मन मायर्स? मुख्य परीक्षा में भी पूछा हुआ है। क्या कर रहे हो? हॉटस्पॉट के बारे में बताया इन्होंने, तप्त स्थल के बारे में। ये अलग से जहां पे आप लोगों ने लिखा है किनारे लिख लो, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये भी होगा। एक तो अर्नेस्ट मायर भी हैं। आप लोगों में से अगर इंग्लिश पढ़ने में किसी की रुचि होगी तो अर्नेस्ट मायर एक ऑथर भी हैं, ठीक है। उनका सरनेम ये वाला है अर्नेस्ट मायर का, बट ये जो है अर्नस्ट मायर ये अलग है, ठीक है। तो इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था। नॉर्मन मायर्स बगल में लिख लो। ऐसे भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं ना कि ये फलाना के जनक कौन है या ये शब्द किसने दिया है। जैसे पीएससी का तो ये फेवरेट सवाल हुआ करता है, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया है, पूछा गया था आज से 1-2 साल पहले। तो इस तरीके के सवाल ये ध्यान रखना। नॉर्मन मायर्स इन्होंने हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि जीव जो एक प्रजाति से संबंधित है, ऑर्गेनिजम्स दोज आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज, दे हैव सिमिलर अपीयरेंस। ठीक है, ये दिखने में समरूपी होते हैं। आप ये शॉर्ट पॉइंट में लिख लो क्योंकि आपके काम आएंगे, ठीक है। और सिमिलर अपीयरेंस क्यों होता है? जीव समान रूप से क्यों दिखाई देते हैं, या जैसे हम सभी एक दूसरे के समान क्यों हैं, उसके पीछे कारण क्या है? हमारी अनुवांशिकी। तो इनके अंदर एक जीन पूल होगा जो कि कॉमन होगा, कॉमन जीन पूल होगा। मतलब हमारी जो जीन हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होंगे। 99.99% समान हैं हम। इनफैक्ट जो बंदर वगैरह हैं उनसे तो 95% हम समान हैं। मतलब जो बंदर घूम रहे होते हैं ना, पेड़ पे चढ़े होते हैं, वो अनुवांशिक रूप से 99% हमारे समान ही हैं, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज़ को। तो एक स्पीशीज़ वो तो लगभग एक दूसरे के समान होते हैं। इसके अलावा और किसी प्रजाति की परिभाषा में और क्या डाल सकते हो आप? क्या हो सकता है प्रजाति की परिभाषा? जैविक परिभाषा। ये जो प्रजाति है ये परेशान करेगा आप लोगों को। क्या होती है प्रजाति की जैविक परिभाषा? और क्या होगी? जैसे इंसान एक प्रजाति से हैं या आम के पेड़ जो हैं वो एक ही प्रजाति से हैं, ऐसा आप निश्चित रूप से कह सकते हो। कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? तो उसमें क्या समानताएं हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने उनको एक ग्रुप में रखा जिसको आप प्रजाति बोल रहे हो? आपने बोला वो सेम दिखते हैं,
आपने बोला कि उनके दिखने का जो कारण है वो है उनके बीच जो जीन पूल है, उनकी अनुवांशिकी है वो समान है। और कोई कारण? ऑर्गन सिस्टम सेम। वो तो सर आ गया, ये दोनों में ही कवर हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, थोड़ा कंसाइज। आम और नीम दोनों मिल करके अनीम ऐसा कुछ बना सकते होंगे। इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन, रिप्रोडक्शन प्राकृतिक रूप से, ठीक है, इसको ध्यान रखना, नेचुरल, क्योंकि इंसान है तिकड़मबाज आदमी, वो लाइगर बना रहा है। नेचुरल रिप्रोडक्शन, और इस रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होगा? ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है अगला वंश, है ना। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे होंगे, मतलब इनसे, इस प्रजाति से जो नए जीव बन रहे हैं वो इनकी तरह दिख रहे हैं और उनके अंदर क्षमता है कि वो और नए जीव पैदा कर सकते हैं जो उनके समान दिख रहे होंगे। ये परिभाषा दी थी किसने? अर्नस्ट मायर ने, ठीक है, ध्यान रखना। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्पीशीज की डेफिनेशन का, और ये है इकाई किस चीज की? वर्गीकी की या क्लासिफिकेशन की, ठीक है। ध्यान रहेगा ये चीज, ध्यान रखना है। स्पीशीज, इसी से रिलेटेड अब आप स्पीशीज के बारे में तो जान गए। धरती पे कितने तरीके की स्पीशीज पाए जाते हैं? धरती पर कितने तरीके की स्पीशीज पाए जाते हैं? कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं पृथ्वी पर, जिसके बारे में आप जानते हो? देखो, कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी कहती है कि धरती पर, वो भी कंफ्यूज है एनसीईआरटी, एक जगह पर कहती है 17 लाख, एक जगह पर कहती है 18 लाख। तो आप क्या बोलोगे, 17 या 18 लाख? लेकिन वो मिलियन में बोलती है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। और इस चीज को आप क्या कहते हो? बहुत सारी प्रजाति एक जगह पर मिले या बहुत सारी प्रजाति धरती के अंदर मिल रही है, इसको आप क्या कहते हो? बायोडायवर्सिटी। इसका विस्तार सही समय पर आने पर मैं करूंगा। जैव विविधता क्या होती है, इसका अध्ययन किस तरीके से किया जाता है, बट अभी ये ट्रांजिट में है। आप जैव विविधता का बेसिक मतलब तो समझते होंगे, किसी स्थान पर पाए जाने वाली प्रजातियों में जो विभिन्नता होगी उसको आप उस जगह की जैव विविधता कहते हो, है ना। जैसे मान लो आपके थाली में सिर्फ चावल रखा हुआ है, तो आपके भोजन में विविधता है क्या? आपके थाली के अंदर 56 तरीके के चावल उबाल के रख दिया मैं, तो उसमें विविधता ज़्यादा है, या 56 तरीके के अलग अलग व्यंजन रख दिया तो उसकी विविधता ज़्यादा है? व्यंजन रख दिया तो उसकी विविधता ज़्यादा है। ध्यान रखना कि उसमें अलग अलग प्रजातियों का योगदान होगा। जैसे आपकी चाय में बहुत सारी प्रजातियों का योगदान रहता है, रहता नहीं रहता है? एक तो होती है थियासाइनेंसिस, चाय की पत्ती, एक होती है सैकरम ऑफिसनेले, शक्कर, एक होता है बोसिंडिकस, गाय का दूध, ठीक है, और पानी। तो आप सोचो 3 प्रजाति तो वहीं पे पहुंच गई, तो आपके भोजन में कितनी सारी प्रजातियां होंगी। तो इस तरीके से आपके आसपास जो जीवों की विविधता पाई जा रही है उसको आप क्या बोलते हो? जैव विविधता। ध्यान रखना। अच्छा, इनका अध्ययन 2 तरीके से किया जाता है, एक पर्यावरण में जो आप पर्यावरण में करोगे, और एक होता है इसको ऑर्डरली अरेंज करना, इनमें समानताओं और विभिन्नता के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में बांटना। और उस साइंस को क्या कहा जाता है? जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना, उसको क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी या वर्गीकी। तो हम आज क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड अब वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, उधर की लाइट चली गई। कल मैं आपको टेक्सोनॉमी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और होपफुली कल से ही हम लोग फॉरेस्ट्री का जो सिल्वीकल्चर वाला पोर्शन है वो शुरू कर देंगे पढ़ना, ठीक है। आप लोगों को कुछ और है जो जानना है, मतलब ऐसा बेसिक जो आपको वीक लगता हो? सब वीक लगता है? जो आज मैं पढ़ाया वो समझ में आया, पहले ही बताओ।
जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, ये बहुत हाई लेवल